हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट टाइम पे हमने बात की थी ओम्स लॉ की। और ओम्स लॉ से हमारे पास एक टर्म आई थी, वो थी रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का कॉज क्या होता है? कोल्यूजन। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि उस रेसिस्टेंस उन कोल्यूजन से क्या इफेक्ट पड़ता है, और उस रेसिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, या व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो हमने देखा, पहला जो हमको मिला, पहला फैक्टर वो हमको मिला लेंथ। क्या मिला? लेंथ। कि लेंथ पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। किसकी लेंथ की बात कर रहा हूं मैं? तो आंसर है उस कंडक्टर के लेंथ की बात कर रहा हूं जिस कंडक्टर में चार्ज कैरियर, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। देखिए, मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं। हमारे पास ये एक हमारे पास कंडक्टर है। मान लीजिए कि इसकी लेंथ अभी हमारे पास यहाँ पे L है, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये कोलाइड हो रहे होंगे, यहां भी कोलाइड हो रहे होंगे, यहां भी कोलाइड हो रहे होंगे, यहां भी कोलाइड, यहां भी कोलाइड, यहां भी कोलाइड। राइट। अब हमने लेंथ इस कंडक्टर की कर दी है इंक्रीज। इस तरीके से हमने इसके यहां पर एक और कंडक्टर लेके आए इससे मटेरियल का, इस तरीके से। अब इसकी लेंथ होगी मान लो L डैश। कितनी होगी लेंथ? L डैश इसकी लेंथ होगी इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि कोल्यूजन यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। कोल्यूजन तो पूरी जगह होगा। अगर कोल्यूजन यहां से लेकर के यहां तक होगा तो कोल्यूजन बढ़ जाएंगे मेरे। यहां कोल्यूजन कितने हैं? कोल्यूजन यहां से लेकर यहां तक हो रहे हैं, तो कोल्यूजन मान लो 60 है, मान लो। अब जब लेंथ बढ़ गई है, रास्ता बढ़ गया है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कोल्यूजन भी बढ़ जाएंगे। और अगर ज्यादा बार कोलाइड होगा तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस, रुकावट बढ़ जाएगी। चार कैरियर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो बार बार कोलाइड हो रहा है। ये बिल्कुल वही बात है। एक गली में अगर हमको साइकिल चलानी है और गली की लंबाई छोटी है तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर गली की लंबाई बड़ी है तो मेरे को आने में दिक्कत होगी, देरी हो जाएगी, क्योंकि लंबाई बढ़ गई ना। तो इमेजिन करो, हम लोग जिस गली में जा रहे हैं वो गली हमारी कंडक्टर है, और हम लोग जो जा रहे हैं वो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन। तो आने में देरी होगी, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ऑब्स्टेकल ज्यादा है। मतलब कुल मिलाकर के रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। Therefore, देखो, इसको हम इस तरीके से नोट करेंगे। लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, तो कौन बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ कोल्यूजन, नंबर ऑफ कोल्यूजन इंक्रीजेस। और नंबर ऑफ कोल्यूजन अगर हमारे बढ़ जाएंगे तो कौन बढ़ जाएगा? रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। हेंस रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लेंथ के। पहले तो हम पे ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है जिसपे कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, और वो हमको मिला एरिया। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? देखिए, हमारे पास एक कंडक्टर कुछ ऐसा है, इस तरीके से, और इस कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ चार्ज कैरियर इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कि अभी ए है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगली बार में मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इस तरीके से बना दिया, इसका एरिया मैंने इस तरीके से इंक्रीज कर दिया है। लेंथ हमने चेंज नहीं की। देखो, अब यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन के कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है? तो ऑब्वियसली यहां ज्यादा है। यहां जो एरिया है ये मान लो ए डैश हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ का जो रेसिस्टेंस है मान लो कि वो आर है, तो यहाँ का रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो ऑब्वियसली अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो कोलिजन कम हो जाएंगे। क्यों? स्पेस ज्यादा मिल गया ना उसको, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, तो कोलिजन कम हो जाएंगे। इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक गली है और एक गली में हमको साइकिल चलानी है, तो यहां से यहां मान लो कि हम लोग लगाते हैं 10 मिनट। लेकिन अब हमको बोल दिया कि गली की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गली की चौड़ाई बढ़ गई है, तो अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मतलब स्पीड से आ सकता हूँ। स्पीड से आऊंगा तो अब मुझे 5 मिनट लग जाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा अगर मैं जल्दी आ रहा हूं तो मतलब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ऑब्स्टेकल कम है, यानी कि रेसिस्टेंस कम है। सो एरिया बढ़ जाएगा तो कोलिजन कम हो जाएंगे, और अगर कोलिजन कम हो जाएंगे तो रेसिस्टेंस
भी कम हो जाएगा, राइट। तो इसको भी हम इस तरीके से नोट करते हैं। देखिए, एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, कोलिजन या नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीजेस, राइट। और नंबर ऑफ कोलिजन अगर हमारे कम हो जाएंगे तो हेंस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। कोलिजन ही तो कॉज है किसका, रेसिस्टेंस का। ये हमने लास्ट वीडियो में बात की हुई है कि रेसिस्टेंस कोलिजन पे डिपेंड करता है, कोलिजन कितने होंगे वो इसका कॉज है। यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एरिया के, हाँ है ना। एरिया बढ़ेगा तो एरिया इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। अब अगेन वी लुक अराउंड, हम देखते हैं अगल बगल कि हम क्या किसी और चीज में चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम खाली कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, छोटी होगी, एरिया बढ़ेगा, एरिया घटेगा, क्या होगा, तो उस तब हमारे रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हमने क्या देखा, इन दोनों को हमने कंबाइन किया। ऑन कंबाइनिंग दीज टू, ऑन कंबाइनिंग हमको मिल जाएगा रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, हाँ है ना, एल अपॉन ए। और इसको भी हमने कंबाइन, देखो ये साइन, ये जो हमारा साइन है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको हमने रिमूव करना है। आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगाया, इट इज रो एल अपॉन ए। क्या लगाया कांस्टेंट, रो, वेयर दिस रो इज, ये आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है। इस रो को हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इट इज ए कांस्टेंट, रो इज ए कांस्टेंट, नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो रो इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई एल। देखिए रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो रो की यूनिट क्या होगी, तो रो की यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट, इसकी हो जाएगी एसआई यूनिट ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, राइट। किसकी, रेसिस्टिविटी। और एक चीज देखिए, रेसिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट फॉर वन मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी, लेकिन एक मटेरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट में हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अगर मेरे पास कॉपर है, मैं उस कॉपर को खींचूं, कॉपर को कंप्रेस करूं, स्ट्रेच करूं, कुछ भी करूं, मैं कॉपर की रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। हालांकि उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, अगर मैं उसका लेंथ को बढ़ा दूंगा तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, राइट। अगर मैं उसकी लेंथ को हाफ तोड़ करके हाफ कर दूंगा तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, पर रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। रेसिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट फॉर वन मटेरियल, नोट में लिख रहे हैं इसको, राइट। तो रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट, is constant for one material, for one material, यानी कि it's a property of, it's a property of material, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी तो मटेरियल चेंज होगा तो ही रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया। देखिए रेसिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, राइट। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया। एरिया और लेंथ का रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इट इज ए कांस्टेंट, राइट। अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं, ये क्या है, रेसिस्टिविटी क्या चीज़ है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक हमारा पावर हाउस है, ये मान लो, जहाँ से कि हमारे घर में लाइट आ रही है, ये रहा पावर हाउस, पावर हाउस, ठीक है। और हमारा घर, मान लो कि ये हमारा घर रहा यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा घर है, राइट। ये पावर हाउस भी जमीन पर है, हमारा घर भी जमीन पर है। तो पावर हाउस से हमारे घर में लाइट आ रही है और ये इस तरीके से लाइट हमारे घर में यहाँ आ रही है। यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है और ये बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रहा है, मान लो। अब आपसे मैं एक चीज बोलता हूँ, ये कौन है, ये हमारा हाउस है, ये हमारा
हाउस है, ठीक है। तो हमारे घर में लाइट आ रही है कहाँ से? पावर हाउस से आ रही है। तो पावर हाउस से लाइट हवा में तो आएगी नहीं, किससे आएगी? वायर में आएगी। तो ये वायर में आ रही है। अब हम क्या देखते हैं कि ये वायर ना इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि ये वायर में डिप आता है, डिप। ये वायर में झुकाव आता है, इस तरीके से ये वायर झुक जाएगी। और अगर झुक जाएगी तो ये वायर ऐसी होती है, इस तरीके से झुक रही है। इसका वेट धीरे 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 ये वेट और ये स्लैक हो जाएगी और टूट जाएगी। ये वायर ऐसे टूट जाएगी, राइट। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले पावर हाउस से ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए, इस बल्ब से होते हुए और ये सर्किट पूरा होते हुए सीधे यहाँ आ रहा था। ये हमारा सर्किट क्या हो गया? पूरा हो गया। तो बल्ब हमारा ग्लो हो रहा था, ठीक है। सर्किट पूरा होना चाहिए ना, तभी तो हमारा बल्ब ग्लो होगा। ये देखो, अर्थ अर्थ और ये ऊपर वायर से कनेक्ट है। अब अगर वायर टूट गई यहां पर से, तो वायर के इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन अब यहां से पास हो जाएंगे और यहां से फिर से कहां जाएंगे? ऊपर। सर्किट तो अभी भी क्या है? पूरा है, लेकिन हमारे घर तक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक कहां से आगे? यहां से आगे। देखो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज चूज लेस रेसिस्टेंस पाथ। बड़ा रास्ता वो चूज नहीं करने वाले हैं। क्यों? बड़े रास्ते का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्यों? अभी तो हमने किया, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर छोटा रास्ते का रेसिस्टेंस कम होता है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं से आ जाएंगे। और देखिए, अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहीं से आ जाएंगे तो हमारा सर्किट जो पहले इतना बड़ा था अब वो छोटा हो गया है। क्या हो गया है? छोटा। देखो, इतना बड़ा सर्किट क्या हो गया? छोटा हो गया है। हमारे घर में लाइट आ रही है क्या? नो लाइट। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहां से पास हो गए, यहां तो गए ही नहीं। तो हम लोग इसको बोलते हैं सर्किट छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया है। क्या हो गया? छोटा सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। और हमारे घर में लाइट नहीं आती, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब ये वायर जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो पावर हाउस से हमारे घर में आ रही है, वो वायर स्लैक हो गई और कहाँ गई? जमीन को टच कर गई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गई। हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। तो हमको क्या चाहिए? ये वायर टूटी क्यों? ये वायर इसलिए टूटी क्योंकि ये झुक रही है। अगर हम यहाँ पर कुछ लगा दें, कुछ खंबा लगा दें, एक पोल लगा दें, जो कि आपने देखे होंगे बहुत सारे पोल लगे हुए। यहाँ अगर मैं कुछ पोल लगा दूं, पोल इसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा। क्या देगा? मैकेनिकल सपोर्ट। अगर मैकेनिकल सपोर्ट इसको देगा पोल, तो पोल से भी तो वो होगी, करंट फ्लो होगी। अगर पोल से करंट फ्लो होगी तो सेम चीज जो पहले यहाँ पे हो रही थी वो फिर कहाँ होगी? यहाँ होगी, क्योंकि पोल इज मेड अप ऑफ मेटल। मेटल इज ए गुड कंडक्टर, तो यहीं से फिर से फ्लो होगी। हमको एक चीज चाहिए, हमको एक ऐसी चीज चाहिए कि ये पोल इसको, वायर को मैकेनिकल सपोर्ट तो दे, गिरने तो ना दे, लेकिन पोल से करंट फ्लो ना हो। बिल्कुल, ये हमको चाहिए कि पोल से करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए और ये इसको, वायर को मैकेनिकल सपोर्ट भी देना चाहिए ताकि ये वायर नीचे झुके नहीं। तो पहले जमाने में हम लोग यूज करते थे लकड़ी के पोल। लकड़ी, वुड इज ए बैड कंडक्टर, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होती थी, लेकिन उसकी लाइफ बहुत कम होती है लकड़ी की। तो हम लोग यूज करेंगे मेटल के ही यूज करेंगे, लेकिन हम यहां पर, यहां इधर, यहां हम एक इंसुलेटर हम एक ऐसा मटेरियल यूज कर देंगे, एक ऐसा मटेरियल जिसमें कि करंट फ्लो होती ही नहीं है। ये तो किसका है? ये तो मेटल का पोल है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। यहां पर हम एक ऐसी चीज यूज कर देंगे कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, और अगर करंट फ्लो यहां नहीं होगी तो ये इसको सपोर्ट देगा और ये ऐसा इस तरीके से होता रहेगा। ये वायर नीचे भी नहीं आएगी और करंट फ्लो यहां से होती रहेगी। तो यहां पर हमने एक ऐसा मटेरियल चूज किया हुआ है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, राइट। तो इसका क्या हाई है? इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास हाई होती है इस मटेरियल की, जिसको हमने यहां पे यूज किया हुआ है? आंसर है इसकी रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई। इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस हाई होगा, ऑब्स्टेकल बड़ा होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगी। यहां पे कहां जाएगी? सामने जाएगी। हाँ है ना? तो हम लोगों को ये मटेरियल चाहिए होता है जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है, और वी विल कॉल दैट, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस हाई वाले मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहां पर जो ये वायर हमने यूज की हुई है पावर हाउस से हमारे घर तक लाइट आने में, ये वायर की भी तो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने यहां से पावर हाउस से स्विच ऑन कर दिया और लाइट आने आने में यहां तक 2 घंटे लग गए। ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो तुरंत यहां से हमने पावर ऑन की और तुरंत यहां लाइट आ गई, यानी कि इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। इसका
तो कम होना चाहिए रेसिस्टेंस, तो हाई क्या होना चाहिए? तो आंसर है इसको बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, तो इसका कंडक्टेंस हाई होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए? कंडक्टेंस। इस वायर की बात कर रहा हूं मैं, इसका होना चाहिए हाई कंडक्टेंस और हाई कंडक्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, टीवीटी टीवीटी, टेंस टेंस, ये दोनों हाई होने चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। हम लोगों को अपनी लाइफ में दोनों टाइप के मटेरियल चाहिए होते हैं, कंडक्टर भी चाहिए होता है, इंसुलेटर भी चाहिए होते हैं। और आप देख रहे हैं इसका एक सिंपल एग्जांपल, हमको वाई वी नीड गुड कंडक्टर, इसके लिए पावर हाउस से लाइट हमारे घर में तक तुरंत आ जाए। वाई वी नीड इंसुलेटर टू, ये काय के लिए? मैकेनिकल सपोर्ट तो मिले वायर को, लेकिन वायर ब्रेक ना हो, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं इनकी डेफिनेशन, कंडक्टेंस क्या होता है। तो पहली चीज देखिए कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस देखो, अगर हाई होगा तो लो क्या होगा? कंडक्टेंस अच्छा है तो मतलब लो रेसिस्टेंस है ना। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, टेंस टेंस, यानी और इसको हम लोग लिखते हैं जी। क्या लिखेंगे? जी। कंडक्टेंस को हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, जी इज इक्वल टू 1/r। इसकी एसआई यूनिट हम पे क्या बन जाएगी? एसआई यूनिट देखो, आर की क्या होती है? ओम, तो इसको हम बोलेंगे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। पर ओम इनवर्स बोलना हमको ठीक नहीं लगता है, तो हम इसको बोलते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं ओम को, MHO, मोह। क्या बोलेंगे? मोह। बाद में जाकर के हम इसकी एक और यूनिट पढ़ने वाले हैं और वो है साइमन। साइमन इसकी एसआई यूनिट है। ये तीनों के तीनों इसकी यूनिट जाएंगे, एसआई यूनिट किसकी? कंडक्टेंस की। होता क्या है? रेसिस्टेंस का उल्टा, लेस इज द रेसिस्टेंस, मोर इज द कंडक्टेंस। लेस इज द रेसिस्टेंस, लेस इज द रेसिस्टेंस, मोर विल बी कंडक्टेंस, मोर विल बी कंडक्टेंस। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म और है और वो टर्म हमारे पास है कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी वर्डिंग पे ध्यान दो, कंडक्टेंस किसका उल्टा है? रेसिस्टेंस का। तो कंडक्टिविटी किसकी उल्टी हो जाएगी? रेसिस्टिविटी की। तो आंसर है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। या और इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी 1/रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट देखिए क्या हो जाएगी? रो की कितना क्या होती है? ओम मीटर, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोह और मीटर इनवर्स। या तो ये बोलो या क्या बोलो? साइमन मीटर इनवर्स। ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, किसकी? कंडक्टिविटी की। कभी कभार हम पे यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है तो वो आप लोग आराम से बना सकते हैं। फॉर्मूले की बात है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। देखो अगर किसी वायर का, देखो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, देखो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेसिस्टेंस का क्या होगा? आंसर है रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। पर कंडक्टेंस का क्या होगा? कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेसिस्टिविटी का क्या होगा? आंसर है रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? तो वो भी कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर आपको एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। यहाँ ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल का भी यहाँ से हमारे पास 3-4 प्रैक्टिकल बनते हैं, हमारे ऑलमोस्ट 5 प्रैक्टिकल, राइट। नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी चीज हमारे पास और आ रही है, वो है माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। देखिए ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब साफ दिख रहा है आपको, छोटा छोटा मतलब छोटा ओम्स लॉ। तो बड़ा ओम्स लॉ क्या होता है? आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूं। देखो V को मुझे E की टर्म में बोलना है, तो आपको पता है, आपने कभी किया हुआ है dV/dr इज इक्वल टू E किया आपने, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू R हो जाएगा या E इंटू D हो जाएगा, जो भी आपको बोलना है।
तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V को मैं लिखूंगा E इंटू डी इज इक्वल टू आई। आपको पता है, आपने करंट डेंसिटी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, J इंटू ए, राइट। तो I J इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई आर, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल यानी कि डी बाई ए। एक की बात तो है, एल डी में यहाँ पे मैंने डी बोल तो मैं यहाँ भी डी बोल रहा हूँ। और ए से ए कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया। वी हैव ई इज इक्वल टू जे रो, या ई इज इक्वल टू जे रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा। तो जे इज इक्वल टू कितना आएगा, ई सिग्मा। दिस इज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ये क्यों माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड तब मिल रहा है जब मैं वी को आर से डिवाइड कर रहा हूं, राइट, ठीक है ना। तो ई हो गया। सिग्मा क्या है, सिग्मा को मैंने किसको लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। जे तो मेरा हो गया कौन, करंट डेंसिटी। ये आई को मैंने क्या लिख दिया, जे लिख दिया। यहाँ पे देखो आई को जे लिख दिया। सिग्मा को मैंने क्या लिखा, सिग्मा को मैंने आर को मैंने कहाँ तोड़ दिया है, सिग्मा में तोड़ दिया है। आर क्या है, रेसिस्टेंस। उसको पहले मैंने रेसिस्टिविटी में तोड़ा, उसको मैंने उल्टा कर दिया किसको, कंडक्टिविटी में। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। लेकिन ये एग्जाम में इस तरीके से आपके पास नहीं आएगा। एग्जाम में ये क्या आता है कि डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, या डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड करंट डेंसिटी J। इस तरीके से ये क्वेश्चन में आएगा। तो आपका नॉलेज बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए कि एग्जामिनर किस किस लैंग्वेज को यूज करता है, आपको वो समझ आ जाए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ और भी फैक्टर हैं। वायर की लंबाई को अगर मैं दुगना कर दूं, वायर की लंबाई को मैं कम कर दूं, मतलब खींच करके। अभी तो हमने क्या लाए, एक मटेरियल के आगे हम एक दूसरा मटेरियल और लेके आए लेंथ को बढ़ाने के लिए। एरिया को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसके एरिया को इस तरीके से बढ़ा दिया, दो और लाया, मतलब ऐसे कर दिया हमने। अब हम एरिया को बढ़ाएंगे लेकिन कंप्रेस करके, लेंथ को बढ़ाएंगे लेकिन खींच करके, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।